Namaskar students, welcome to my channel Riddhi Tutorial Classes. Today I am going to start my video and discuss about principle of management. Okay guys, so stay with me till the end. Okay. Today's our topic is principle of management. प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है। तो प्रबंध का सिद्धांत वो है जिस पर मैनेजर वर्क करता है, मतलब ये एक गाइडलाइन है मैनेजर्स के लिए जिस पर मैनेजर को वर्क करने में सुविधा हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सेकेंड होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये दो तरह का प्रिंसिपल है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो किसने दिया था? तो हेनरी फेयोल ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। और सेकेंड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिया है? तो जॉर्ज आर टेरी ने दिया है। तो सबसे पहले तो हमको हेनरी फेयोल का पढ़ना है। तो हेनरी फेयोल जो है वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो कितने थे? तो 14 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। जो फेयोल ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, बुक लिखे हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसमें उसका पूरा व्याख्या किए हुए हैं जो प्रबंधक को एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जो इस तरह से हैं हमारी कौन कौन प्रिंसिपल है, जैसे 14 प्रिंसिपल है उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे 7 प्रिंसिपल को, 7 प्रिंसिपल को आज डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट होगा उसमें 7 प्रिंसिपल को और डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए आज 7 प्रिंसिपल को देखते हैं कौन कौन प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये 7 पॉइंट पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि इन फेयोल्स व्यू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स स्पेशलाइजेशन। ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक स्पेशलाइजेशन है डिवीजन ऑफ वर्क। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, न कि एक व्यक्ति को कार्य का संपूर्ण भाग। जब एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार करेगा तो वह उसका क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा और उसे विशिष्टीकरण का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो इसीलिए है कि इससे काम में स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। किसको? एम्प्लॉइज को। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं तो बाटा कंपनी में एक व्यक्ति को जैसे दे दिया सोल बनाने के लिए, एक को दे दिया टॉप बनाने के लिए, एक को दे दिया उसका स्टिच करने के लिए, एक को पॉलिश करने के लिए, सबको अलग अलग भाग में काम को बांट दिया। तो एक ही काम को बार बार करने से प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य में क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो वो ज़्यादा जल्दी से काम करेगा, कम लागत में करेगा, इसलिए ये बेनिफिट मिल जाएगा किससे? डिवीजन ऑफ वर्क से। सेकेंड आ जाता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। ठीक है, ए मैनेजर्स ऑथोरिटी में बी ऑफिशियल और पर्सनल। इट इज ऑफिशियल व्हेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोजीशन। इट इज पर्सनल व्हेन इट अराइज फ्रॉम हिज इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू लीड, पास्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। To be a good manager, both official and personal authority are required. It is easy to measure the degree of responsibility and the weight of authority at lower level. ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि यह सिद्धांत देने और लोगों से आदेश का पालन करवाने की शक्ति से संबंध रखना है। आदेश देना और लोगों से आदेश का पालन करवाने की शक्ति से यह क्या करता है? संबंध रखता है।
तो इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं, तो इसके अनुसार उत्तरदायित्व के अनुरूप होने चाहिए ताकि कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जा सके, और कार्य की जो अवहेलना कर रहा है, जो उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसको उसका दंड भी दिया जा सके। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एक कंपनी का उत्पादक प्रबंधक, मतलब उत्पादक प्रोडक्शन मैनेजर, वो क्या किया, अपने फोरमैन को प्रतिदिन 10 स्कूटर बनाने का क्या देता है, ऑर्डर देता है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आपको एक दिन में 10 स्कूटर बनाना है। लेकिन स्टोर से जो रॉ मटेरियल्स है, आवश्यक सामान है, उसको निकालने का अधिकार नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में फोरमैन अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसलिए क्या कहता है कि ये अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि अगर आप एम्प्लॉय को देते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें आपको अथॉरिटी जरूर देनी चाहिए। ये किसके लिए है, मैनेजर के लिए। अच्छा, एक चीज छूट गया था, डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। तो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन सच एज बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कहता है कि दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट। सेकेंड कहता है दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट डिले। थर्ड क्या इसका इफेक्ट कहता है, पॉजिटिव इफेक्ट, तो दिस प्रिंसिपल विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी इम्प्रूव करता है, किसके, एम्प्लॉइज को, क्योंकि जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उसके साथ उसको अथॉरिटी भी मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है डिसिप्लिन, मीन्स अनुशासन। अनुशासन क्या कहता है, तो डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। टू सम ऑफ डिसिप्लिन कैन बी इफोर्टेड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। फर्स्ट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। बी, सेकेंड, एग्रीमेंट एज क्लियर एंड फेयर एज पॉसिबल। ठीक है, संस्था की प्रगति के लिए सभी स्तरों पर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन होना बहुत जरूरी है। व्यापार को भी सही ढंग से चलाने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। मतलब डिसिप्लिन जहाँ है वहाँ पे संस्था ग्रो करेगा, और डिसिप्लिन यदि नहीं है तो वहाँ पे संस्था ग्रो नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के आदेशों का पालन नहीं करता है, या एक मैनेजर नियम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता कहेंगे। और जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ संस्था कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्या आता है, यूनिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आदेश की एकता, आदेश एक बार में मिलना चाहिए। सॉरी, डिसिप्लिन का पॉजिटिव इफेक्ट पहले देख लेते हैं कि डिसिप्लिन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होता है। तो ए डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर रेपुटेशन अमॉन्ग द पीपल एट लार्ज। ठीक है, सेकेंड कहता है कि सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड कहता है दिस प्रिंसिपल विल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। फोर कहता है दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन मेंटेनिंग बेटर लेवल मैनेजमेंट रिलेशंस। ओके, तो ये डिसिप्लिन का क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या कहता है कि ए सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस।
According to Fayol, the unity of command will help in achieving the benefits. Each subordinate shall receive clear cut order from one boss. There will be harmonious relations between the superiors and the subordinates. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए ताकि वह उसके प्रति जवाबदेह मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सके। एक बार में अगर दो आदमी से आदेश मिलता है तो वो कभी भी एक आदमी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा विभाग के सचिव कुलपति को आदेश देते हैं कि आप ये काम फलाना काम कर लीजिए, जबकि राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि आप फलाना काम कर लीजिए। ऐसी स्थिति में कुलपति के सामने क्या होगी? एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि वो किसके आदेश को माने और किसके आदेश को नहीं माने। ठीक है, तो अब यूनिटी ऑफ कमांड का पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाता है? तो फर्स्ट कहता है देयर इज नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सेकेंड कहता है द इफिशियंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इंक्रीजेस। थर्ड कहता है इट इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस इन द वर्किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फेयोल, वन हेड एंड वन प्लान for a group of activities having the same objectives. Unity of direction is essential for achieving unity of action. मतलब निर्देश की एकता से अभिप्राय यह है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य है, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। मतलब एक बार में एक ही प्लान पर फोकस होना चाहिए। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्या देखेंगे, तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो स्कूटर और कार दोनों बनाती है। दोनों का बाजार और समस्या अलग अलग होंगी, स्कूटर का अलग होगा और कार का अलग होगा, इसीलिए लक्ष्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसलिए यह सिद्धांत के अनुसार एक बार में एक ही योजना को लेकर चलना लाभप्रद होगा। मतलब दोनों पर, कार बनाने पर भी और स्कूटर बनाने पर भी, दोनों पर एक ही बार में अगर हम ध्यान दें तो वो वर्क हमारा सही ढंग से नहीं हो पा जाएगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ही है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। Fayol feels that for the efficient running of an organization, the unity of direction is important, while the unity of command is very important to enhance the efficiency of the employees. मतलब employees की efficiency को बढ़ाने के लिए क्या होता है? unity of command, और प्लान की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, गोल की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट पर। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या कहता है? फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन एंड ऑल्सो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड क्या आता है? तो एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। थर्ड क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका क्या हो गया? पॉजिटिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इसमें क्या कर रहा है कि दिस इज अ होम ट्रूथ इन अ फैमिली इंटरेस्ट्स of its individual members should be subordinated to the interest of the family as a whole. Similarly, the interest of the business enterprise ought to come before the interest of the individual workers. मतलब ये सिद्धांत के अनुसार क्या हम समझ सकते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य हित अथवा संस्था का हित क्या है? सर्वोपरि है।
पहले हमको अपने हित को नहीं देखना है, मतलब मैनेजर्स के लिए है कि उनको अपने हित को पहले नहीं देखना है, पहले किसके हित को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के हित को। यदि सामान्य हित और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता के क्रम में रखने को कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से हानि हो रही है लेकिन संस्था को भारी लाभ हो रहा है तो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। तो एक कंपनी के परचेज मैनेजर को 100 टन कच्चा माल परचेज करना है, तो बाजार में अन्य सप्लायर के साथ उसका बेटा भी है। ठीक है, तो मैनेजर रॉ मटेरियल अपने बेटे के फॉर्म से बाजार भाव से अधिक में क्रय कर लेता है, तो इससे उसे व्यक्तिगत तो लाभ होगा पर कंपनी को क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि वो बाजार भाव से अधिक पर क्रय किया है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाता है कि सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हित का समर्पण करना होता है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या है। तो फर्स्ट कहता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज एवरीबॉडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्या कहता है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम जो इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 बनाएंगे उसमें देखेंगे। ओके गाइस, तो अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।